हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। फरवरी 2022 का समसामयिक घटनाक्रम आ चुका है। बायजूस एग्ज़ाम प्रेप का हिंदी में है, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं। और फरवरी महीने का है तो मतलब फरवरी महीने में जितनी भी घटनाएं हुई हैं उन सबको इस मैगज़ीन में समाहित किया गया है, इस पत्रिका में समाहित किया गया है। हम बार बार बोलते हैं कि जितनी भी परीक्षाएं पहले हुई हैं उन सभी परीक्षाओं में इस मैगज़ीन का बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, अच्छे खासे प्रश्न मिले हैं। और इस मैगज़ीन को पढ़कर ये लगता है कि जैसे कि इसी निस्बत से बनाई जाती ताकि एग्ज़ाम का कोई भी प्रश्न जो करंट अफेयर्स मतलब समसामयिक घटनाक्रम से संबंधित हो, उसका एक भी प्रश्न आपसे छूटने ना पाए। और सब बहुत कम पेजेस में पूरा करंट अफेयर होता है, बहुत कम पेज रहता है, ठीक है। तो पढ़ने में भी आसानी होगी। और सबसे अच्छी बात है कि इस पत्रिका में बिल्कुल अंत में प्रश्न दिए रहते हैं, उसी जो कंटेंट हम पढ़ेंगे उसी से संबंधित करीब 150 प्रश्न इसमें हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण होंगे। अभी बिहार पीसीएस होगा अप्रैल में, एमपी पीसीएस भी है अप्रैल में, उत्तराखंड पीसीएस का भी एग्ज़ाम है अप्रैल में ही। तो इन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और यूट्यूब चैनल पर इसकी सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप लोग वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। और प्रश्न भी हैं, ठीक है, उसका भी एक वीडियो बन चुका है वहाँ पे। तो हम आज शुरू करेंगे फरवरी महीना 2022 का करंट अफेयर है। तो उम्मीद करते हैं भैया कि जो पेपर देंगे ना आप लोग, उसमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस आप लोग कर पाएंगे। और जितने भी प्रश्न हैं उम्मीद ये भी करते हैं कि उन सब को आप अच्छे से मतलब सही करके अपना स्कोर प्राप्त करेंगे। तो चलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप लोग अगर इच्छा होगी तो, नहीं होगी तो छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोगों को बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है। कैसे भी करके कंटेंट आपको देंगे, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप उसे हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, वो अलग मैटर है। नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, और सपोर्ट करेंगे तो और अच्छी बात है। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम कंटेंट जो होंगे टू द पॉइंट्स आपको अवेलेबल करवाएंगे, उपलब्ध करवाएंगे हम। तो चलिए शुरू करेंगे फरवरी 2022 मासिक समसामयिकी, हिंदी में है पूरी ये मैगजीन, ठीक है। इंग्लिश वाली आप लोगों को मिल चुकी होगी, जो इंग्लिश में पढ़ना पढ़ते हैं उनको मिल चुकी होगी वो। तो भाई सबसे पहले देखेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो वैश्विक स्तर पर हैं, उनके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। तो रूस ने यूक्रेन के विद्रोही क्षेत्रों को स्वतंत्र के रूप में मान्यता दे दी है। हाल ही में रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले की आशंका से उत्पन्न तनाव को समाप्त करने के लिए पश्चिमी देशों की ओर से किए गए आह्वान के बावजूद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन, याद रखना नाम है पूर्वी यूक्रेन, के अलगाववादी क्षेत्र कौन कौन से हैं, डोनेट्स्क है और लुहांस्क है। दो क्षेत्र हैं, डोनेट्स्क और लुहांस्क। ये दोनों क्षेत्रों का नाम याद रखना, हो सकता है ऑप्शन के रूप में आ जाए। प्रमुख बिंदु क्या भाई, इनको स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में मान्यता दे दी है। इसने उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त किया। पश्चिम को एक सीधी चुनौती है जो यह आशंका पैदा करता है कि रूस यूक्रेन पर आक्रमण कर सकता है। फरवरी महीने का ही है ना। श्री पुतिन ने मौजूदा संकट के लिए नाटो को दोषी ठहराते हुए एक दूरगामी पूर्व रिकॉर्डेड भाषण में अपने निर्णय को सही ठहराया और अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन को रूस के लिए एक संभावित खतरा बताया। श्री पुतिन की घोषणा ने मिन्स्क में हस्ताक्षर 2015 में के शांति समझौते को तोड़ दिया। यूपीएससी वाले स्टेटमेंट के रूप में याद रखेंगे, जिसके लिए यूक्रेनी अधिकारियों को विद्रोही क्षेत्रों में एक व्यापक स्वशासन की पेशकश करने की आवश्यकता थी, जिसने मॉस्को के लिए एक प्रमुख राजनयिक तख्तापलट को चिन्हित किया है। डोनबास क्षेत्र
जिसमें यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र के बारे में भी ध्यान रखना। लुहांस क्षेत्र शामिल है। मार्च 2014 से संघर्ष के केंद्र में रहा है ये, जब मॉस्को रूस ने आक्रमण किया और क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा किया था। 2014 की बात है ये। तो मिन्स्क 1 देखें क्या है भाई। यूक्रेन और रूसी, मिन्स्क 1 क्या है ये ध्यान रखना। रूसी समर्थित अलगाववादियों ने सितंबर 2014 में बेलारूसी राजधानी में 12 सूत्री युद्ध विराम समझौते पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों द्वारा उल्लंघन के साथ समझौता जल्दी टूट गया। मिन्स्क 2 क्या है भाई। रूस यूक्रेन यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन OSCE के प्रतिनिधियों और 2 रूसी समर्थक अलगाववादी क्षेत्रों के नेताओं ने फरवरी 2015 में 13 सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो मिन्स्क 1 में 12 सूत्री है और मिन्स्क 2 में 13 सूत्री है। ध्यान रखना, सोर्स के रूप में याद रखें तो भैया द हिंदू है, लेकिन उसका कोई वहाँ पे वो नहीं है कि किस में आया था, कौन से पेपर में दिया था। ठीक है, फिलहाल आगे चलते हैं। भारतीय एयरटेल SEAMI-V6 अंडरसी केबल कंसोर्टियम में शामिल हुआ है। भारतीय एयरटेल भारत की तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था की सेवा के लिए अपनी उच्च गति वाली वैश्विक नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए, किसके लिए? उच्च गति वाली वैश्विक नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए SEAMI-V6 क्या है, तो ये याद रखना क्या है भाई, अंडरसी केबल कंसोर्टियम में शामिल हुआ। प्रमुख बिंदु देख लें तो इसमें प्रमुख निवेशक के रूप में भाग ले रहा है कौन? एयरटेल। अब केबल सिस्टम में समग्र निवेश का 20% लगा भी रहा है, जो 2025 में लाइव हो जाएगा, मतलब चालू हो जाएगा। एयरटेल ने मुख्य SEAMI-V6 सिस्टम पर एक फाइबर पेयर का अधिग्रहण किया है और केबल सिस्टम के हिस्से के रूप में सिंगापुर, ध्यान रखना, सिंगापुर, चेन्नई और मुंबई के बीच 4 फाइबर पेयर का सह निर्माण करेगा। ठीक है, एयरटेल भारत में SEAMI-V6 केबल सिस्टम को मुंबई और चेन्नई में नए लैंडिंग स्टेशनों पर उतारेगी। तो ये है क्या भाई, कंसोर्टियम क्या है कि दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व पश्चिम यूरोप 6, पूरा नाम है याद रखना, सिंगापुर, फ्रांस, मार्सिले के बीच 19,200 किलोमीटर, नाम याद रखना, पनडुब्बी केबल प्रणाली है जो स्थलीय केबलों के माध्यम से मिस्र को पार करती है। SMW6 केबल सिस्टम में 10 फाइबर पेयर्स होते हैं, जिसमें 12.6 टेराबाइट्स पर सेकंड प्रति फाइबर पेयर और 126 टेराबाइट्स पर सेकंड सिस्टम क्षमता होती है। ठीक है, अफगानिस्तान मानवीय संकट। हाल ही में विश्व बैंक ने देश के बिगड़ते मानवीय और आर्थिक संकट को कम करने के प्रयास में शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए अफगानिस्तान फंड में जमा $1 बिलियन का उपयोग करने की योजना को मंजूरी दे दी। इससे पहले अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता भारत में आयोजित की गई थी। वर्तमान स्थिति अफगानिस्तान की कैसी है देख लेते हैं। दशकों से यह अस्थिर, असुरक्षित रहा, लेकिन अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के कारण पूरे क्षेत्र में एक नाजुक स्थिति बन गई। युद्ध से तबाह देश एक अभूतपूर्व मानवीय संकट का सामना कर रहा है, जो कई विशेषज्ञों के अनुसार एक और हिंसक संघर्ष में बदल सकता है। तालिबान, जो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और वित्तीय सहायता हासिल करना चाहता है, हिंसक तरीके अपनाने की तुलना में राजनयिक दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहा है, लेकिन शांति लंबे समय तक बनी नहीं रह सकती। ठीक है, चलिए वैश्विक परिणाम क्या होगा इसका। अफगानिस्तान में मौजूदा स्थिति 1990 के दशक के अंत में भू राजनीतिक परिदृश्य के समान है। 96 में तालिबान ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय नए प्रतिमान के संभावित परिणामों को पूरी तरह से समझ नहीं पाया। आगे देखेंगे, नेपाल भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश होगा। UPI प्रणाली को अपनाएगा, एकीकृत भुगतान इंटरफेस अपनाने वाला पहला देश कौन बना? नेपाल। तो UPI नेपाल के डिजिटल भुगतान ढांचे के आधुनिकीकरण में मदद करेगा और नेपाल के नागरिकों को डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करेगा। NPCI की अंतर्राष्ट्रीय शाखा है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने नेपाल में सेवाएं प्रदान करने के लिए गेटवे पेमेंट्स सर्विस GPS और मनम इन्फोटेक के साथ हाथ मिलाया है। ठीक है, एकीकृत भुगतान प्रणाली इंटरफेस क्या होता भाई, देख लेते हैं। UPI भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित एक तत्काल रियल टाइम भुगतान प्रणाली है। ध्यान रखना, स्टेटमेंट के रूप में UPSC वाले खास करके भैया, UPPCS वाले भी, जो इंटर बैंक पीयर टू पीयर और व्यक्ति से व्यापारिक
P2M लेन देन की सुविधा प्रदान करती है। NPCI सभी डिजिटल भुगतानों के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है, ये भी याद रखना है। इंटरफेस भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है और एक मोबाइल प्लेटफॉर्म पर दो बैंक खातों के बीच फंड को तुरंत स्थानांतरित करके काम करता है। आगे चलते हैं। भारत UAE वर्चुअल शिखर सम्मेलन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और UAE के सशस्त्र बलों के उप सर्वोच्च कमांडर हैं महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान 18 फरवरी 2022, याद रखना, वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित करेंगे, किए हैं। दोनों राजनेताओं द्वारा ऐसे समय में दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक मैत्रीपूर्ण संबंधों के बारे में अपना विजन प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है। भारत क्या कर रहा है, अपनी आज़ादी के 75वां वर्ष को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है और संयुक्त अरब अमीरात क्या कर रहा है, अपनी स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। ये दोनों पॉइंट्स भी याद रखना है। 50वीं वर्षगांठ किसकी? UAE की। प्रधानमंत्री ने 2015, 18 और 19 में UAE का दौरा किया, जबकि अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने 16 और 17 में भारत का दौरा किया था। द्विपक्षीय संबंधों में एक प्रमुख पहल है व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA। ठीक है, CEPA के लिए वार्ताएं सितंबर 2021 में शुरू की गई थी और ये पूरी हो चुकी हैं। नोट के रूप में याद रखना, संयुक्त अरब अमीरात जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। पॉइंट मिला। फैक्ट, संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले भारतीयों की संख्या इस समय 35 लाख है, ये भी हमें ध्यान रखना है फैक्ट के रूप में। ठीक है, WHO ने क्विट टोबैको ऐप लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? तो WHO ने किया। क्विट टोबैको ऐप, तंबाकू छोड़ो ऐप, है ना। वैसे छोड़ना ये सब अच्छी बात नहीं है, टोबैको तंबाकू सेवन करना, ठीक है, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। WHO के साल भर चलने वाले कमिट टू क्विट अभियान के दौरान लॉन्च किया गया और WHO क्विट टोबैको ऐप WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र द्वारा नवीनतम तंबाकू नियंत्रण पहल है। ये प्रमुख बिंदु ध्यान रखें तो तंबाकू दुनिया में रोके जा सकने वाली मौतों का प्रमुख कारण है और हर साल लगभग 8 मिलियन लोगों की मौत हो जाती है इससे। ठीक है, तंबाकू उपयोग गैर संचारी रोगों के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक है, जिसमें कैंसर हो जाता है, हृदय रोग, फेफड़े के पुराने रोग, मधुमेह, ऐसे लोग शामिल होते हैं इसमें। विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर साल मनाया जाता है। कब? 31 मई को भैया। फैक्ट है, भारत सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना नाम याद रखना, 2007-8 में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया था भारत सरकार ने भी। ठीक है, भारत तंबाकू उत्पादों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। जितना उत्पादन है उसी हिसाब से इसका उपभोग भी करते हैं ना। चलिए, लासा बुखार है भाई, ये क्या है? तो लासा बुखार देख लेते हैं। यूके में लासा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों में से एक की मृत्यु हो चुकी है। क्या है ये? लासा बुखार पैदा करने वाला वायरस पश्चिम अफ्रीका में पाया जाता है। पहली बार 1969 में लासा नाइजीरिया में खोजा गया, याद रखना, जिसे रोग नियंत्रण प्रदूषण केंद्र ने नोटिस किया। ठीक है, बुखार कैसे होता है? चूहों द्वारा फैलता है। मुख्य रूप से सियरा लियोन, लाइबेरिया, गिनी, नाइजीरिया सहित पश्चिमी अफ्रीका के देशों में पाया जाता है, जहाँ यह स्थानिक है। कहाँ कहाँ? देश का नाम याद रखना, सियरा लियोन है भाई, लाइबेरिया है, गिनी है, नाइजीरिया है। चूहों द्वारा होता है। 1960 में पहला मामला आया था नाइजीरिया में। ठीक है, वायरस कहाँ है? पश्चिमी अफ्रीका में। एक व्यक्ति संक्रमित हो सकता है यदि वे किसी संक्रमित चूहे के मूत्र या मल से दूषित भोजन के घरेलू सामान के संपर्क में आते हैं तो। लक्षण ध्यान रखना, एक्सपोजर के 1-3 सप्ताह के बाद दिखाई देते हैं। हल्के लक्षणों में हल्का बुखार आएगा, थकान आएगी, कमजोरी होगी, सिर दर्द होगा, ये सब रहेगा। अधिक गंभीर लक्षणों में रक्तस्राव भी हो सकता है, सांस लेने में कठिनाई होगी, उल्टी, चेहरे की सूजन आएगी, छाती, पीठ, पेट में दर्द और झटका भी शामिल रहेगा इसमें। ये कुछ इसके लक्षण हैं भाई। लासा बुखार नाम है, नाम ही लासा है इसका। ठीक है, चलिए, भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन। क्या है इसमें? केंद्रीय संस्कृति पर्यटन उत्तर पूर्वी क्षेत्र मंत्री हैं जी किशन रेड्डी ने भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर हैदराबाद में अपनी तरह के पहले 2 दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। 15-16 फरवरी को हुआ है, याद रखना। भारत, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, यूके और अमेरिका इसमें शामिल थे।
इस सम्मेलन के शुभारंभ कार्यक्रम में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स के प्रेसिडेंट अल्बर्टो गैरलेंडिनी ने भी भाग लिया और उन्होंने संबोधन भी दिया है। प्रमुख बिंदु याद रखना कि वैश्विक सम्मेलन भारत और दुनिया भर के संग्रहालय विकास प्रबंधन के क्षेत्र में अग्रणी लोगों और क्षेत्र के विशेषज्ञों व्यवसायियों को एक साथ लाता है ताकि सर्वोत्तम प्रक्रियाओं और रणनीतियों पर चर्चा की जा सके। नोट के रूप में क्या ध्यान रखना है कि आज भारत में के 1000 से ज़्यादा संग्रहालय न सिर्फ एकीकृत न कि सिर्फ सांस्कृतिक विरासत के प्रदर्शन संरक्षण के साधन हैं, बल्कि भावी पीढ़ियों को शिक्षित भी कर रहे हैं। ये भारत सरकार स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को मान्यता देने के लिए 10 संग्रहालयों का विकास कर रही है। वस्त्र शिल्प संग्रहालयों, रक्षा मंत्र संग्रहालयों, रेलवे संग्रहालयों जैसे विशेष संग्रहालयों को समर्थन भी कर रही है। 2014 से अभी तक संस्कृति मंत्रालय ने देश भर के 110 संग्रहालयों को वित्त पोषित किया है और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के क्रम में 18 विज्ञान संग्रहालय भी विकसित किए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। कंधार में WFP को गेहूं सौंपने के लिए भारत ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। 50,000 मीट्रिक टन, ठीक है, और हमारे ख्याल से अभी इसी महीने में 2,500 मीट्रिक टन जा चुका है। ठीक है, चलिए, तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ 50,000 मीट्रिक टन गेहूं के वितरण हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो मानवीय सहायता के हिस्से के रूप में अफगानिस्तान भेजने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रमुख बिंदु याद रखें, गेहूं को पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान सीमा पर ले जाया जाएगा। फरवरी 2022 से कंधार में WFP अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। ईरान ने चाबहार बंदरगाह के माध्यम से और फिर जाहेदान के माध्यम से अफगानिस्तान की सीमा पर कुछ गेहूं की सुविधा देने की पेशकश की है। किसने की है भाई? ईरान ने की है। नोट के रूप में याद रखना, इससे पहले अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता आयोजित हुई थी और बैठक में अफगान लोगों को तत्काल मानवीय सहायता प्रदान करने का आह्वान किया गया था। तो विश्व खाद्य कार्यक्रम क्या भाई? याद रखना, यह संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है। स्थापना हुई है 19 दिसंबर 1961 को, 1961 को। मुख्यालय है रोम। रोम क्या है? इटली की राजधानी है। विश्व खाद्य कार्यक्रम को 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। प्रमुख रिपोर्ट ये निकालती कौन सी है? खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारत के कुछ कदम रहे हैं भारत सरकार के, तो कौन से हैं? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। तो ये कुछ भारत सरकार की पहल है। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथी जापान ऑस्ट्रेलिया भारत अमेरिका क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। ठीक है, कहाँ पे हुई भाई? याद रखना, मेलबर्न में हुई है। ठीक है, मेलबर्न में विदेश मंत्री S जयशंकर भारत की तरफ से थे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन थे। जापानी विदेश मंत्री हैं योशिमासा हयाशी और ऑस्ट्रेलिया की मॉरिस पायन ने वार्ता की। प्रमुख बिंदु याद रखें, यूक्रेन को लेकर रूस और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन देशों के बीच बढ़ते तनाव, अफगान संकट, भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन के अतिक्रमण पर बढ़ती चिंताओं के बीच बैठक आयोजित हुई थी। 2022 की पहली छमाही में टोक्यो में जापान के प्रधानमंत्री किशिदा द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति बिडेन और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री थे मॉरिसन सहित एक क्वाड शिखर सम्मेलन की योजना की घोषणा की थी। नोट के रूप में हमें ध्यान रखना है कि अक्टूबर 2020 में टोक्यो में उनकी बैठक और सितंबर 2019 में न्यूयॉर्क में उद्घाटन बैठक के बाद क्वाड विदेश मंत्रियों की यह कौन सी बैठक है? तो भैया तीसरी व्यक्तिगत बैठक है। मंत्रियों ने आखिरी बार वर्चुअल रूप में फरवरी 2021 में बातचीत की थी। 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने वर्चुअल प्रारूप में क्वाड लीडर्स के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। ठीक है, जिसके बाद सितंबर 2021 में वाशिंगटन में एक व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, है ना। तो ये आपको नोट के रूप में ध्यान रखना है। क्वाड वैक्सीन के उत्पादन, कनेक्टिविटी परियोजनाओं, छात्रों की गतिशीलता को सुविधाजनक बनाने, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी सहायता को बढ़ावा देने जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। EIU की डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत 86वें स्थान पर है। कौन सा? डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो भैया इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जारी करती है
याद रखना, भारत को 46वां स्थान मिला। नॉर्वे सबसे ऊपर है, उच्चतम स्कोर है भाई। भारत ने कितना अंक जारी किया, प्राप्त किया है 6.91 अंक, ठीक है। शीर्ष 3 देश हैं नॉर्वे, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, ठीक है। सूचकांक में अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पे है, ध्यान रखना। EIU के सर्वेक्षण में शामिल 167 देश थे। कुल 21 देशों को पूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है, 21 को याद रखना, 167 थे टोटल, 53 को त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र श्रेणी में शामिल किया गया। तो 21 हैं पूर्ण लोकतंत्र और 53 है त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र। 34 देशों को हाइब्रिड लोकतंत्र तुरंत गिना गया और 59 जो है सत्तावादी सरकारें हैं। इंडेक्स के बारे में याद रखना है कि डेमोक्रेसी इंडेक्स यूके स्थित एक निजी कंपनी इकोनॉमिस्ट ग्रुप के अनुसंधान प्रभाग इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा संकलित एक सूचकांक है जो साप्ताहिक समाचार पत्र द इकोनॉमिस्ट प्रकाशित करता है। तो एक चीज़ और पता हुई कि द इकोनॉमिस्ट क्या है, साप्ताहिक समाचार पत्र है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने 2021 में 165 स्वतंत्र देशों और 2 क्षेत्रों में लोकतंत्र की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट जारी की थी 2021 में। इस बार 167 देशों में का हुआ, ठीक। लोकतंत्र सूचकांक 60 संकेतक में भाई 5 श्रेणियों में बटे हुए हैं। कौन कौन से? एक तो भैया चुनावी प्रक्रिया और बहुलवाद है, नागरिक स्वतंत्रता है दूसरा, तीसरा है सरकार का कामकाज है, चौथा राजनीतिक भागीदारी और पांचवा क्या है, राजनीतिक संस्कृति। रिपोर्ट को आगे एक पूर्ण लोकतंत्र, त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र, हाइब्रिड शासन, सत्तावादी में विभाजित किया गया है, याद रखना इसको। चलिए, भारत के निरंतर उत्थान क्षेत्रीय नेतृत्व का समर्थन करने के लिए अमेरिका ने हिंद प्रशांत रणनीति की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने बहुप्रतीक्षित हिंद प्रशांत रणनीति जारी की भाई। दस्तावेज क्षेत्र में चीन की हठधर्मिता, महामारी, जलवायु परिवर्तन सहित क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक क्षमता निर्माण पर ध्यान दिया गया है इसमें, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है इसको। प्रमुख बिंदु देख लेता हूँ क्या इसमें, किसमें कहा गया है कि अमेरिका भारत के उत्थान क्षेत्रीय नेतृत्व को समर्थन देना, विभिन्न मुद्दों पर भारत के साथ परस्पर संग ढंग से और अन्य समूहों के जरिए सहयोग करना जारी रखेगा। इसमें भारत को क्वाड समूह में एक जैसी सोच वाले साझेदार और संवाहक शक्ति के रूप में उल्लेखित किया गया है। इसमें चीन से उत्पन्न चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करना है, अमेरिकी संबंधों को आगे बढ़ाना है, भारत के साथ एक प्रमुख रक्षा भागीदारी क्षेत्र में सुरक्षा प्रदाता के रूप में इसकी भूमिका का समर्थन करना शामिल है। तो इसके चारों पॉइंट में ध्यान रखने हैं। वन ओशन समिट हुई है, ठीक है। तो क्या हुई भाई, ये भी देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी 2022 को वन ओशन समिट के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित किए। इस शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय सत्र को जर्मनी, यूके, दक्षिण कोरिया, जापान, कनाडा सहित कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष भी संबोधित करेंगे। किए हैं फरवरी में ही, ठीक है। प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। वन ओशन जो समिट है का आयोजन फ्रांस द्वारा संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से, किसके सहयोग से भैया, UN और WB, इन दोनों के सहयोग से फ्रांस करता है। फ्रांस के ब्रेस्ट में 9 से 11 फरवरी के बीच में हुआ है। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को स्वस्थ समावेशी समुद्री इकोसिस्टम के संरक्षण समर्थन की दिशा में ठोस कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना है। इस अवसर पर समुद्री पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण, सतत मत्स्य पालन के पक्ष में कई महत्वपूर्ण पहल शुरू की जाएंगी। उद्देश्य होगा प्रदूषण से लड़ना है, विशेष रूप से प्लास्टिक से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का जवाब देना है, साथ ही साथ महासागरों के बेहतर शासन की वकालत करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत श्रीलंका को एकात्मक डिजिटल पहचान फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए अनुदान प्रदान करेगा। किसको करेगा भाई? भारत करेगा। तो श्रीलंका को क्यों करेगा? एकात्मक डिजिटल पहचान फ्रेमवर्क लागू करने के लिए, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है, इसमें आधार कार्ड पर आधारित है, ये भी चीज़ याद रखनी। और मुख्य बिंदु देखते हैं। तो श्रीलंका सरकार ने देश में एकात्मक डिजिटल पहचान फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन में तेजी लाने का निर्णय लिया। परियोजना 2022 की शुरुआत से श्रीलंका को अपने डॉलर की कमी से निपटने में मदद करने के लिए और कमी के कारण भोजन, दवा, ईंधन आयात करने में मदद करने के लिए भारत से श्रीलंका को 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वास्तविक आर्थिक सहायता की भी आती है। तो ये है क्या? एकात्मक डिजिटल पहचान है क्या? व्यक्तिगत पहचान सत्यापन कार्यक्रम एक डिजिटल उपकरण है जो साइबर स्पेस में व्यक्तियों की पहचान का प्रतिनिधित्व कर सकता है। व्यक्तिगत पहचान की, ठीक है,
दो उपकरणों के संयोजन से डिजिटल और भौतिक वातावरण में सटीक रूप से सत्यापित किया जा सकता है। नोट के रूप में याद रखना कि 2019 में श्रीलंका के राष्ट्रपति थे गोटाबाया राजपक्षे और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद भारत सरकार ने पहले एकात्मक डिजिटल पहचान फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए अनुदान प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की थी। आगे देखते हैं सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 है ना। सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 भारत डिजिटल स्किल रेडीनेस में सबसे आगे है। ग्राहक संबंध प्रबंधन में अग्रणी कंपनी है सेल्सफोर्स ने क्या कहा है कि ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत डिजिटल कौशल की तैयारी में अग्रणी है और इसका सर्वेक्षण किए गए 19 देशों में सर्वोच्च तत्परता स्कोर भी है। प्रमुख बिंदु देख लें तो 100 में से 63 का उच्चतम डिजिटल तैयारी करने स्कोर है इसका भारत का। औसत वैश्विक तैयारी स्कोर देखें 100 में से 33 है। सेल्सफोर्स के अनुसार भारत में 72% उत्तरदाताओं का कहना है कि वे बहुत सक्रिय रूप से डिजिटल कौशल सीख रहे हैं। भारत में 66% उत्तरदाताओं ने यह भी कहा कि वे डिजिटल कौशल सीखने के लिए संसाधनों से लैस महसूस करते हैं। तो ये है क्या ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 है क्या? यह सूचकांक 19 देशों में 23,500 से अधिक श्रमिकों के सर्वेक्षण पर आधारित है भाई। यूपीएससी वाले स्टेटमेंट के रूप में ध्यान रखेंगे। यह आज और अगले 5 वर्षों में व्यवसायों के लिए आवश्यक प्रमुख डिजिटल कौशल हासिल करने के लिए वैश्विक कर्मचारियों की भावना और तत्परता को मापता है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा का दूसरा चरण, इसमें क्या भाई 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के दूसरे चरण को शुरू करने के लिए चीन के एक साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है क्या भाई? सीपीईसी चीन के उत्तर पश्चिमी शिनजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र और पाकिस्तान पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह को जोड़ने वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का 3000 किलोमीटर लंबा मार्ग है। सीपीईसी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। ध्यान रखना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। 2013 में शुरू किए गए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था भैया कि दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका, यूरोप को भूमि और समुद्री मार्गों के नेटवर्क से जोड़ना था। सीपीईसी पर भारत का क्या रुख है, ये भी देखना जरूरी है। तो इसमें ध्यान रखना, इसको लेकर भारत ने चीन के समक्ष विरोध जताया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का कब्जा वाला कश्मीर जो पीओके है इसमें आता है। नवीकरणीय ऊर्जा पर आसियान भारत उच्च स्तरीय सम्मेलन हुआ है। नवीकरणीय ऊर्जा पर हुआ है, तो इसमें देख लेते हैं क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा 7-8 फरवरी 2022 को नवीकरणीय ऊर्जा पर आसियान भारत उच्च स्तरीय सम्मेलन की शुरुआत हुई है। कब हुई? 7-8 फरवरी को। प्रमुख बिंदु याद रखना, विषय है एकीकृत नवीकरणीय बाजार के लिए अनुभव और नवाचार। 15 स्तरीय सत्र को आसियान के सदस्य देशों के विद्युत मंत्रियों और उनके वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने संबोधित किया। सम्मेलन के बारे में ध्यान रखना है कि आसियान भारत उच्च स्तरीय सम्मेलन में 5 तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया जो भारत आसियान के विशेषज्ञों के बीच आपसी हित वाले विषयों पर समकक्ष विचार विमर्श की सुविधा प्रदान करेंगे। आसियान क्या है भाई, ये भी देखते हैं। 10 सदस्य देश हैं इसके। कौन कौन से हैं वो? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। मुख्यालय है जकार्ता। जकार्ता कहाँ? इंडोनेशिया में है। स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। दुबई दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च की। द जेट क्या है भाई? दुबई मतलब दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट है, उसका नाम है द जेट। किसने लॉन्च किया? दुबई ने लॉन्च किया। द जेट दुनिया की पहली स्वच्छ ऊर्जा हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट दुबई में लॉन्च हुई है। ठीक है, स्विस स्टार्टअप द जेट जीरो मिशन ने द जेट के निर्माण और संचालन के लिए संयुक्त अरब अमीरात स्थित जेनिथ मरीन सर्विसेज और यूएस आधारित DMOIN के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। किसने किया है? तो स्विस स्टार्टअप कंपनी है, नाम है द जेट जीरो इमिशन। द जेट में अत्याधुनिक विशेषताएं प्रौद्योगिकियां हैं जो इसे 40 समुद्री मील की परिभ्रमण गति से पानी के ऊपर बिना शोर के उड़ने में सक्षम बनाती हैं।
नाव क्या होगी कि 2 ईंधन कोशिकाओं और एक एयर कंडीशनर के साथ साथ अन्य स्वच्छ तकनीक पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों से सुसज्जित है, जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करती है। नवंबर 2023 में आयोजित होने वाले अगली COP28 UAE तैयारी बैठकों के दौरान उद्घाटन उड़ान के लिए नाव की तकनीक दुबई में वितरित की जाएगी। ठीक है, दुबई ने दुबई स्वच्छ ऊर्जा रणनीति 2050 की शुरुआत की है, जिसके आधार पर क्या होगा, इसका लक्ष्य 2050 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 75% स्वच्छ स्रोतों से उत्पादन करना है। 2050 तक की बात है। आगे देखते हैं। सऊदी अरब ने पहली बार योग उत्सव का आयोजन किया है। क्या भाई, इसमें देख लेते हैं। पहली बार आयोजन हुआ है, तो आयोजन हुआ है ये जद्दा के पास में। क्या नाम है, बेलासन। ठीक है, जिसमें पूरे राज्य से 1000 से अधिक योग साधक शामिल हुए। 29 जनवरी से शुरू हुआ और 1 फरवरी तक चला है बराबर। ठीक है, प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। यह कार्यक्रम सऊदी योग समिति द्वारा आयोजित हुआ है, जिसमें पूरे राज्य से सऊदी योग शिक्षकों की भागीदारी देखी गई। ठीक है, सऊदी योग समिति एक सरकारी निकाय है जो पिछले साल 16 मई को सऊदी अरब में योग को बढ़ावा देने के लिए सऊदी अरब ओलंपिक समिति खेल मंत्रालय द्वारा स्थापित एक छोटे संघ की तरह काम करता है। और 2015 से याद रखना, हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है भाई। ठीक है, ये तो अभी हम देख लिए डिजिटल वाला, नहीं देखें, ये नहीं देखें, इसको देख लेते हैं। चलिए, आसियान डिजिटल मंत्रियों की दूसरी बैठक में भारत आसियान डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी मिल गई है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। इसमें याद रखना, संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान और म्यांमार के यातायात संचार मंत्री एडमिरल तिन आंग सान ने बैठक की सह अध्यक्षता की है। मंत्रियों की बैठक में भारत आसियान डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी मिल गई। प्रमुख बिंदु के रूप में याद रखना है कि भैया, कार्य योजना में चोरी हुए नकली मोबाइल हैंडसेटों के इस्तेमाल से निपटना, देशव्यापी सार्वजनिक इंटरनेट के लिए वाईफाई नेटवर्क इंटरफेस प्रणाली बनाना, क्षमता निर्माण, सूचना संचार प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में उभरने वाले पक्षों के बारे में जानकारी साझा करना, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग, 5G, उन्नत उपग्रह संचार, साइबर फॉरेंसिक आदि संबंधी प्रणालियाँ शामिल होंगी। आसियान डिजिटल मंत्री क्या भाई, ADGMIN आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के 10 देश कौन कौन से हैं? ब्रुनेई है, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम के संचार मंत्रियों की बैठक का मंच है ये। बैठक में संवाद साझेदार देश कौन कौन से हैं? बैठक में संवाद साझेदार देश ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, चीन, यूरोपीय संघ है, भारत, जापान, कोरिया गणराज्य है, न्यूजीलैंड, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका भी इसमें शामिल हुआ। ये शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। ड्राफ्ट इंडिया डाटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी 2022। क्या इसमें इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ड्राफ्ट इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी 2022 शीर्षक से एक नीति प्रस्ताव जारी किया। किसने किया है? मीति ने किया है। इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया है। उद्देश्य क्या है इसका? सार्वजनिक क्षेत्र के डाटा का उपयोग करने की भारत की क्षमता को मौलिक रूप में बदलना है। तो ड्राफ्ट डेटा एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी के प्रस्ताव का कारण क्या है? कारण है कि नागरिक डेटा का उत्पादन अगले दशक में तेजी से बढ़ने और भारत की 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था की आधारशिला बनने की उम्मीद है। तो ड्राफ्ट डेटा एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी के प्रमुख प्रस्ताव क्या क्या हैं, ये भी देखते हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा उत्पन्न, निर्मित, एकत्र, संग्रहित सभी डाटा जानकारी पॉलिसी द्वारा कवर की जाएगी। राज्य सरकारों को इसके प्रावधानों को अपनाने की भी अनुमति देगा। इसका संचालन समग्र प्रबंधन के लिए MeitY इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक भारत डेटा कार्यक्रम की स्थापना के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक सरकारी संस्था एक मुख्य डाटा अधिकारी नामित करेगी। ठीक है, इसके अलावा मानकों को अंतिम रूप देने सहित कार्यों के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में एक इंडिया डेटा काउंसिल का गठन भी किया जाएगा। नोट के रूप में क्या ध्यान रखना है कि भारत में कोई डेटा सुरक्षा कानून नहीं है, कोई डेटा सुरक्षा कानून नहीं, स्टेटमेंट के रूप में याद रखना है भाई, जो गोपनीयता का उल्लंघन अनुचित रूप से डेटा संग्रह है तो जवाबदेही निर्धारित करता हो और इस संबंध में उपाय प्रदान करता हो।
ठीक है, आगे चलते हैं। सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम क्या भाई? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, याद रखना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, ठीक है, ने संयुक्त रूप से बनाए गए सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। किसने किया? WEF और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने। यह पहल विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा COP26 में याद रखना, जलवायु समान प्रतिक्रिया के रूप में 2070 तक नेट जीरो टर्न करने की भारत की प्रतिबद्धता के बाद आई है। ये प्रमुख बिंदु ध्यान रखना, सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? शहरों को एक व्यवस्थित, टिकाऊ तरीके से डिकार्बोनाइज करने में सक्षम बनाना, जो उत्सर्जन को कम करेगा और लचीला, न्याय संगत शहरी पारिस्थितिक तंत्र प्रदान करेगा। WEF NIUA फोरम के सिटी स्प्रिंट प्रक्रिया समाधान के टूल बॉक्स को 2 वर्षों में 5 से 7 भारतीय शहरों के संदर्भ में अनुकूल बनाएगा। सिटी स्प्रिंट प्रक्रिया बहुक्षेत्रीय, ध्यान रखना, सिटी स्प्रिंट प्रक्रिया क्या है? बहुक्षेत्रीय है, बहुहितधारक कार्यशालाओं की एक श्रृंखला है जिसमें व्यापार, सरकार और नागरिक समाज के नेताओं को शामिल किया जाता है, विशेष रूप से स्वच्छ विद्युतीकरण और परिपत्र के माध्यम से डिकार्बोनाइजेशन को सक्षम करने के लिए। तो नोट के रूप में क्या याद रखना है इसमें? ये ध्यान रखना है कि विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 के अनुसार घनी आबादी वाले देश जो कृषि पर अत्यधिक आत्मनिर्भर हैं, जैसे कि भारत, विशेष रूप से जलवायु असुरक्षा की चपेट में है। शहरों में डिकार्बोनाइजेशन ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का एक वास्तविक अवसर है और भारत के शहर इस लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया। लोकपाल ऐप किसके लिए? मनरेगा के तहत लिए। ठीक है, तो केंद्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री हैं गिरिराज सिंह ने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया। प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। प्रमुख बिंदु है कि लोकपाल ऐप ई गवर्नेंस की दिशा में एक कदम है और यह पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित करने में सहायक भी होगा। महात्मा गांधी के बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण मनरेगा के बारे में, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 या फिर नरेगा, जिसे बाद में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या मनरेगा के रूप में बदल दिया गया। 2005 याद रखना है। एक भारतीय श्रम कानून, सामाजिक सुरक्षा उपाय जिसका उद्देश्य है काम के अधिकार की गारंटी देना। यह अधिनियम 23 अगस्त 2005 को पारित हुआ। ध्यान रखना इसका उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का वेतन रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका को, सुरक्षा को बढ़ावा देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये क्या भाई? 24 फरवरी 2022 को तीसरी वर्षगांठ मनाई गई इसकी। ठीक है, क्या है ये? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की परियोजना भाई। शुभारंभ हुआ था 24 फरवरी 2019 को भूमिधारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए। योजना के अनुसार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से देश भर के किसान परिवारों के बैंक खातों में हर 4 महीने में 3 समान किस्तों में 6,000 रुपये प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ हस्तांतरित किया जाता है। यह योजना शुरू में ऐसे छोटे सीमांत किसानों के लिए थी जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि थी, लेकिन जून 2019 से योजना का दायरा सभी भूमिधारक किसानों को शामिल करने के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, नोट के रूप में क्या ध्यान रखना है इसमें कि PM किसान योजना के अंतर्गत 22 फरवरी 2022 तक लगभग 78 करोड़ किसानों को लाभ मिला है और पूरे भारत में इस योजना के पात्र लाभार्थियों को विभिन्न किस्तों में 1.82 लाख करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। ठीक है, तो रहने देते हैं, अगली वीडियो में इसके आगे देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो देखने में मज़ा भी नहीं आता है ना, ज़्यादा बड़ी वीडियो ठीक नहीं है। तो आज की वीडियो फ़िलहाल हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम उसके आगे का देखेंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे भैया, और एक एक पॉइंट इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे ध्यान से सुन लेंगे, चाहो तो नोट भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, और अच्छे से पढ़िए और सुनिए। एक भी प्रश्न जो होगा करंट अफेयर से, जितने भी प्रश्न आएंगे वो आपके निगाह से बच नहीं पाएंगे। ठीक है,
कुल मिला के पेपर अच्छा होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।